आज हम काव्य खंड से बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है। जिन्होंने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है गद्य वाली, वो गद्य की वीडियो पहले देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए, इसमें हम डायरेक्ट आंसर लगाते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन चारों नहीं बोलूंगी मैं। पता है आपको कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। चूंकि आपका टाइम बहुत कम है आपके पास, कल आपका पेपर है, तो हम डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। बस आप जो है मोबाइल में लिखना बंद कर दीजिए, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आज कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने एयरबड्स लगाने हैं अपने कानों में। ठीक है, और बिल्कुल कंसंट्रेट करके मेरी आवाज़ सुनते जाइएगा और सोचते जाइएगा कि ये क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन पेपर में पढ़ रहा हूँ और मुझे आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए। आदिकाल किन नामों से जाना जाता है? तो आदिकाल वीरगाथा काल और जी आपका चारण काल, दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरपति नाल्हा की रचना है? नरपति नाल्हा की रचना है बीसलदेव रासो। पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल भी बोलते हैं, को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो ये 2 शाखाओं में बांटा गया है। तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये सगुण शाखा के नायक हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना को कहते हैं। यानी कि जिसमें रस हो, अलंकार हो, छंद हो, नायक नायिका आदि के उदाहरण हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम रीति ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किस युग के कवि हैं? तो ये आपके वीर गाथा है ना, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। वीरगाथा काल, जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्ध आपके 84 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 84। 84 बोलते हैं 84 को। कंफ्यूज मत हो जाना अगर नंबरों में आ जाए तो। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम है? तो रासो जो ग्रंथ था ना प्यारे बच्चों, तो वो डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आल्हा खंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? तो आल्हा खंड जो है वो आपके उत्तर भारत में गाया जाता है। शारंगधर रचनाकार, जो शारंगधर हैं, वो उन्होंने कौन सी रचना करी है? तो हम्मीर रासो करी है। कौन सी रचना है? हम्मीर रासो रचना है आपकी। ये जो आज के मैंने एमसीक्यूज लिए हैं ना, ये आपके काव्य खंड से लिए हैं मैंने सारे। ठीक है ना, क्योंकि आपके गद्य से भी आएंगे बहुविकल्प है, आपके काव्य से भी आएंगे, आपके व्याकरण से भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपके आज के जो लिए हैं वो काव्य से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो भक्ति काल को आपको स्वर्णयुग कहा जाता है। गीतावली के कवि का नाम, आपने अगर तुलसीदास की जीवनी याद की होगी तो आप जो है बेधड़क आंसर लगा दोगे तुलसीदास। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैंने अपनी आप हर वीडियो में आपको ये चीज रिमाइंड कराई है और मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ आपको कि आपके जो कवि हैं उनके सबके संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिएगा आप। आपके सिलेबस में जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, उनका जीवन, उनकी मृत्यु का सन आपको याद होना चाहिए, और उनकी क्या बोलते हैं भाषा उन्होंने कौन सी प्रयोग की है और किस काल के वो कवि हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अगर रचनाएं पता होंगी, आपको राइटर के जन्म का मृत्यु का स्थान पता होगा, सन पता होगा, तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको अधिकतर प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे बहुविकल्पीय। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बीच बीच में आपको आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाने की टिप्स भी देती रहूंगी, और कैसे आपने लिखना है, जीवनी आपने कैसे लिखनी है, गद्यांश पद्यांश कैसे आपने लिखना है, संस्कृत का जो आपका पोर्शन है वो आपको कैसे करना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में
लास्ट बीच बीच में बताती रहूंगी जहां पर जो टॉपिक आता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली आपने वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि अब स्किप करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचें कि इसकी देख लूं मैं उसकी देख लूं, अगर आप ऐसा करेंगे आज भी तो आप भटक जाएंगे। अगर आपके सामने मेरी वीडियो आ गई है और आप देख रहे हैं तो प्लीज इसको फिर पूरा देखिएगा, क्योंकि साहित्य जो होता है वो चेंज नहीं होता, सभी का सेम होता है। ठीक है, हर वीडियो में आपको सेम मैटर मिलेगा, किसी की भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि काश देख लेते तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते। अच्छे ही आएंगे, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है, तो भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? भक्ति भावना की प्रधानता। ठीक है, भक्ति भावना की प्रधानता यही उसकी मुख्य प्रवृत्ति है। फिर उसके बाद है स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? तो श्री कृष्ण थे ना। जो स्वामी वल्लभाचार्य हैं वो श्री कृष्ण के आराध्य थे, और ये उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के थे। हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो रीतिकाल जो कहा जाता है आपके 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी को कहा जाता है। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। देखो ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने काव्य में जो भाषा के रूप में प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा को इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। रीतिकाल की काव्य भाषा है, अभी पढ़ा इसमें हमने, देखो दो तरह से क्वेश्चन बन गया। ब्रज भाषा है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा किस शाखा की उपशाखा है? तो ये निर्गुण की है। ठीक है ना, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये दोनों किसकी हैं? निर्गुण शाखा में आती हैं। फिर आपका ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, पद्माकर की प्रमुख रचना है। तो पद्माकर की जो प्रमुख रचना है वो है गंगा लहरी। रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि आपके आलम है। ठीक है, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? तो जो रसखान है इन्होंने ब्रज भाषा में की, क्योंकि रीतिकालीन कवि हो गए। भूषण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीआईपी, इसको तो आप वीआईपी में लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका वीआईपी में आ जाएगा। भूषण जो है आपके रीतिकाल के कवि हैं। फिर है ललित ललाम रचना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी वीआईपी में कीजिएगा आप। ललित ललाम जो है ये किसकी रचना है? ये मतीराम की रचना है। किसकी हो जाएगी? आपकी मतीराम की है। फिर है आपका 26वां क्वेश्चन, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, जो रीतिकाल है उसके वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो है भूषण। अब ये आप दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका। भूषण जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये मैंने प्री बोर्ड का पेपर बनाया था अपने स्कूल में जहां मैं टीचिंग करती हूँ, मैंने उसमें भी ये रखा था। ठीक है, और मैंने प्रीवियस में भी देखा था कि ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास है। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, यानी कौन से काव्य धारा के? तो ये रीतिबद्ध के कवि हैं। कौन? केशव दास। केशव दास किसके हो जाएंगे? रीतिबद्ध के। बिहारी, बिहारी मैंने अभी बताया है आपको, बिहारी रीति काल के। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ये। फिर आता है आपका काव्य निर्णय रचना है। तो काव्य निर्णय जो है किसने लिखी है? भिखारी दास की रचना है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर हैं रीतिकालीन कवि। फिर है छत्रसाल दशक के रचयिता। छत्रसाल दशक के रचयिता है भूषण। ठीक है, छत्रसाल दशक भूषण। भाव विलास के रचनाकार देव हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 35 इंपॉर्टेंट है। केशव दास किस काल के कवि हैं? केशव दास जो है आपके रीति काल के कवि हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ये भी इसको भी वीआईपी में लगाइएगा, यहाँ से बनता है प्रश्न घनानंद का। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद हो जाएंगे आपके। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि, ये भी घनानंद हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये दोनों है, रीति मुक्त भी और रीतिबद्ध भी हो जाएगा। फिर है रीतिबद्ध भिखारी दास। ठीक है,
पद्माभरण के रचयिता पद्माकर। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर पूछा जाता है आपका। ठीक है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे। ठीक है, इसलिए इनको मिश्र बंधुओं के नाम से ये इन्होंने ख्याति पाई है। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? सुराना सागर। गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? अगर आपके गद्य की बात की जाए तो गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आधुनिक काल को। अब आते हैं प्रश्न आपके भारतेंदु युग से। ठीक है, ये देखो, ये भारतेंदु युग आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। इसमें सन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पत्रिकाएं भी आ गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण युग हो जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहले इसकी समय अवधि देख लेते हैं कि समय अवधि क्या है इसकी। तो इसकी समय अवधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद है हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वीआईपी प्रश्न है ये भी। किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया? तो भारतेंदु युग के कवियों ने किया। किन्होंने किया जी? भारतेंदु युग के कवियों ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का जो है अन्य नाम आपका नव जागरण काल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? तो भारत हरण नहीं है। ठीक है, अंधेर नगरी भी है, भारत दुर्दशा भी है, और वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, ये तीनों जो रचना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। भारतेंदु की प्रमुख रचना कौन सी है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता नहीं है। ठीक है, बाकी भक्ति भावना है, प्रकृति है, और जी श्रृंगारिता भी है। आगे देखते हैं आधुनिक काल की समय सीमा। आधुनिक काल की समय सीमा क्या हो जाएगी? 1843 ईस्वी से अब तक, यानी कि एज प्रेजेंट, आज तक क्या है? आधुनिक काल कहा जाता है। भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो ये आपकी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके नाम पर पड़ा है भारत द्विवेदी युग का नाम? तो इनका पड़ा है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जो है आपका द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है तो साकेत है। ठीक है, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ साकेत हो जाएगा। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय प्रवास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास किसकी कथा पर आधारित है? तो कृष्ण की कथा पर आधारित है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो इनकी रचना आपकी पथिक हो जाएगी। हिम कीर्तनी किस कवि की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, माखन लाल चतुर्वेदी। इनके जीवन परिचय भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका जीवन परिचय भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। साकेत रचना है जी, किसकी रचना है साकेत? तो ये आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की है। यशोधरा रचना है, यशोधरा रचना ये भी आपकी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। प्रिय प्रवास ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार कौन है जी? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं छायावादी युग।
छायावादी युग में देखते हैं, छायावादी काव्य का काल माना जाता है 1918 से 1938। मैं आपको द्विवेदी युग बता चुकी हूँ, भारतेंदु युग बता चुकी हूँ और अब हमारा छायावादी युग आ चुका है। छायावादी युग की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो जाएंगी आपकी छायावादी युग की? प्रकृति का मानवीकरण। क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी युगीन कवि हैं, तो छायावादी युगीन कवि कौन हो जाएंगे आपके? महादेवी वर्मा। देखिए, छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और वो चारों कवि कौन कौन है मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। पहले नंबर पे आपके जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे आपकी महादेवी वर्मा हो गई, तीसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है जी, ये आपके छायावादी के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए छायावादी युगीन कवि कौन है, और उसमें महादेवी वर्मा की जगह जयशंकर प्रसाद हो सकता है। ठीक है, उनका नहीं हुआ तो सुमित्रा नंदन पंत का नाम आ सकता है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आ सकता है। इसलिए आपको इन सभी के विषय में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंथी के कवि का नाम। पंथी के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। देखिए, इसमें इन्होंने सारे छायावादी दे दिए हैं नेक्स्ट में। ठीक है, ये मैंने इसलिए अगला क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा ताकि आपको बता सकूं। देखो, जयशंकर प्रसाद भी हैं छायावादी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आप इनकी जीवन परिचय इनका बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। निर्जा के रचयिता का नाम है, तो निर्जा के रचयिता कौन है जी? निर्जा लिखी है आपकी महादेवी वर्मा ने। दीपशिखा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दीपशिखा भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ? तो द्विवेदी युग के बाद आया। कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है कौन किसके बाद आया, तो छायावादी युग का जो उद्भव हुआ वो द्विवेदी युग के बाद हुआ। उद्भव बोल दो, आविर्भाव बोल दो या बाद की बात बोल दो, एक ही बात है। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, तो बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया है छायावादी युग की कवियत्री हैं ये। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका वीआईपी है। ठीक है जी, कौन? आधुनिक युग की मीरा कौन है जी? महादेवी वर्मा। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ये आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आपको इनकी रचनाओं का पता होगा। महादेवी वर्मा की जो जीवनी है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वीआईपी में लिख लीजिएगा आप, और उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा की जीवनी मुझे लग रहा है आई रखी है आपके पेपर में। ठीक है ना, मेरा दिल कह रहा है कि ये जरूर आएगी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। युगांत हो जाएगी इनकी, है ना, युगांत महादेवी वर्मा की नहीं है। बाकी निहार, संध्या गीत, युग और सॉरी दीपशिखा, ये सब क्या है? ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। झरना काव्य संग्रह रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की जीवनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको भी याद कर लेना आप। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, एक तो श्रृंगार और प्रेम वेदना। लोकायतन के रचनाकार हैं, लोकायतन के रचनाकार कौन है आपके? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो छड़दा इनकी प्रमुख रचना हो जाएगी। चिदम्बरा के रचनाकार हैं, चिदम्बरा लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है चिदम्बरा। ठीक है, रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो ग्राम्या भी है, स्वर्ण धूलि भी है, युगांत भी है। कामायनी नहीं है। कामायनी बताइएगा आप मुझे कमेंट करके किसकी रचना है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है ये मैं आपको बता दूं, ये महाकाव्य है। ठीक है, 15 सर्ग हैं इसके। अब आंसर करके आप मुझे बताएंगे कामायनी जो है ये किसकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की रचना है, तो वीणा इनकी रचना है। ठीक है, अब आ गए हम प्रगतिवादी युग में। हम अब तक देखो बच्चों 79 प्रश्न कर चुके हैं, अब हम 80वें प्रश्न पर आ गए हैं। ठीक है, और बहुत ही कम समय मैंने आपका बहुत आसानी से इसमें रिवीजन करा दिया है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी।
वैसे तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन साथियों जो भी हमारे लिसनर्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th क्लास का, ये ज़रूरी नहीं है 10th क्लास में ही बने, ये आपके 12th क्लास में भी काम आएँगे प्रश्न, ठीक है? ये बहुविकल्पीय जो हैं आपके, क्योंकि जो आपका 10th क्लास है, 10th में 20 मार्क्स का आते हैं एमसीक्यूज़, और जी 12th में आपके 10 मार्क्स के आएँगे एमसीक्यूज़। तो ये दोनों की ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ़ 10th के लिए है ये 12th वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं आराम से, है ना? उनके भी काम आएगी। तो ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी को आपके कल के हिंदी के एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आना, और पेपर करने के बाद प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी जो है वीडियो से कितना बेनिफिट मिला है, जो हमने पढ़ाया है आपको, जो हमने मेहनत की है, आपके वो कितनी काम आई है, और कितना एग्ज़ाम में हमारे वीडियो से आपको मिला है। प्लीज़ हमें इसका फीडबैक ज़रूर देना आप, ठीक है? मुझे आपके जो है कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर उसी हिसाब से हम आपके आगे के जो बाकी आपके पेपर हैं, हिंदी के बाद जो भी आपके आएँगे, आपका कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से कराएँगे, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में पहला प्रश्न बनता है, सबसे पहला तो आपका ये बन जाएगा कि प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ है। तो कब से हुआ है? वर्ष 1936। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रगतिशील की परीक्षा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, वीआईपी में लगाइए इनको भाई साहब, ये वीआईपी हैं, इनकी जो है जीवनी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकती है ऑप्शंस में, तो इनको भी जरूर याद कर लीजिएगा आप। नागार्जुन की रचना है तो प्यासी पथराई आंखें, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, नागार्जुन भी, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यानी विशेषता नहीं है, तो क्या है? अमानवतावादी प्रवृत्ति। 84 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, भारतेंदु युग के हैं ये, और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। प्रगतिवादी युग के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, कौन है जी? शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। प्रयोगवादी धारा तथा नई कविता, तो अब इसका पहला प्रश्न बनता है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, तो इसमें क्या हुआ था? नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी आपका, इसको भी आप वीआईपी में समझिएगा, ठीक है? अज्ञे हो जाएंगे, ठीक है? अज्ञे तार सप्तक में है, पढ़ा है ना आपने तार सप्तक, तो ये उसके भी कवि हैं, यहां से बन जाता तार सप्तक में कौन सी कवि है। लीजिए सप्तक की बात की, सप्तक का प्रश्न नीचे आ गया। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1959 में हुआ था। प्रयोगवाद युगीन कृति है, तो ये है धूप के धान, ये इंपॉर्टेंट है, धूप के दान, जिनको मैं आपको मार्क करा रही हूँ ना, इनको एक बार दोबारा से याद कर लेना, आप वीडियो को दोबारा देखना और अच्छे से कर लेना इसको, या वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, 4 से 5 बार बोलिए साथ में, ठीक है? प्रयोगवादी युगीन कृति है धूप के दान, धूप के दान कौन से युग की है? प्रयोगवाद युग की है, ठीक है? वीडियो को पॉज करके हैंड टू हैंड याद करते चलिएगा आप, इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा अच्छे से, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? धूप के धान की किसकी रचना है? तो ये आपकी गिरजा कुमार माथुर की रचना है, कौन? गिरजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, तो अज्ञे हो जाएंगे, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि अज्ञे। धर्मवीर भारती की रचना का नाम कनुप्रिया। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझिएगा आप इनको, प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा कि लगातार से चला, मैंने आपको वही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं आपको जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? तो इनको आप बार बार पढ़िएगा, मन मन में पढ़िएगा, जैसे मैं आपके साथ में बोल के आपको सुना रही हूँ ना, पहले मेरे सुनिएगा और फिर उसको एक बार आप आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के अपने आप से भी रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? इससे आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, पेपर में आपके बिल्कुल कुछ अलग नहीं आने वाला है, मैं आपको लगभग पूरी तैयारी जो है आपके पेपर की करा चुकी हूँ, ठीक है? एक बार से दोबारा से
रिलैक्स होकर के सारी वीडियो जितनी भी है मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा आप। यूपी बोर्ड 2026 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, गद्यांश की अलग बना रखी है और जीवन परिचय की अलग है और आपकी व्याकरण की भी है। हाँ, व्याकरण में बच्चों को बहुत, व्याकरण से मुझे याद आ गया, व्याकरण में आपको रसछंद अलंकार में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी पुरानी वीडियो है इसमें रसछंद अलंकार की, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसकी डेफिनेशन वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, अगर आप डेफिनेशन वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपके जो बहुविकल्प टाइप प्रश्न बनेंगे वो उनको करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी अगर आप डायरेक्ट तैयार करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, अगर मैं आपको बीइंग ए टीचर ऑनेस्टली बताऊं तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। ये निगेटिव हो जाएगी बात एग्जाम के टाइम पे, लेकिन मैं क्योंकि टीचर हूँ आपके, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आप नहीं लगाइएगा आप ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप वीडियो में देखिएगा मेरे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए तो आपको इजी लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, पूरा सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा आराम से, बस आपने कान में लीड लगानी है और मेरी वीडियो देखते जाइएगा। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 ईस्वी है। हो गया। अगर पूछा जाए आपसे प्रथम तार सप्तक, तो प्रथम तार सप्तक क्या हो जाएगा आपका? 1943। ठीक है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? तो राहों के अन्वेषी। क्या कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक के संपादक, तो तार सप्तक के संपादक क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे। तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें तार सप्तक से संबंधित सारे प्रश्न ले लिए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आपकी कल की परीक्षा में आने की संभावना भी है इनकी। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, पहला कब हो गया आपका? 1943, दूसरा हो गया आपका 1951 और तीसरा हमने अभी पीछे पढ़ा है 1959। ठीक है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये जो है आपके तीसरे सप्तक के कवि हैं। फिर आता है 98 प्रश्न, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, तो वो हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। 99 प्रश्न है आपका, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है? तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। चलिए, शताब्दी पूर्ण 100 प्रश्न पूरे हो गए हमारे। प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता, तो वो है आपके अज्ञे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो किसने किया है? सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे ने किया है। वैदेही वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, वीआईपी प्रश्न में लिखिएगा इसको। वैदेही वनवास, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कला और बूढ़ा चांद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, सुमित्रा नंदन पंत। पद्मावत के रचनाकार, ये भी वीआईपी प्रश्न है आपका, कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? तो देव नहीं है भक्ति काल के कवि। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन नई कविता के कवि हैं? तो नई कविता के कवि हो गए हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन हो गए? भवानी प्रसाद मिश्र आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचवटी के रचनाकार हैं, कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी आपके पद्यांश के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका पद्यांश बिल्कुल आएगा, तो इसका जो है ना पंचवटी के पद्यांश अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। उसके बाद आता है आपका प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता सभी हो जाएंगी आपकी, शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था, उपर्युक्त सभी। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? सभी हो जाएंगे, त्रिलोचन भी है, नागार्जुन भी है, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी युग के कवि त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आता है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? नवीन उपमानों का प्रयोग,
प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण, निराशावाद की प्रधानता, उपर्युक्त सभी। सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। गूंगे की मंजरी चिंतामणि की है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? तो बिहारी सतसई बिहारी लाल की है ये। प्रकृति का सुकुमार किन्हें कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? तो मानवक मानवकरण। निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग व प्रगतिवादी युग से संबंधित है? यानी छायावाद से भी और प्रगतिवाद दोनों से है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके छायावादी भी हैं और प्रगतिवादी भी हैं। ठीक है। अरि ओ करुणा प्रभाम्य के रचनाकार कौन है? अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता है? तो सभी हो जाएंगी, बौद्धिकता भी है, शिल्पगत नवीनता भी है, मानवता की महत्ता, तो ये सभी हो जाएंगे। 120वां प्रश्न है, नई कविता में किस गुण का अभाव है? तो कौन सा गुण है? रसात्मकता का। चांद का मुंह टेढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी, चांद का मुंह टेढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट। गजानन माधव मुक्तिबोध। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार अज्ञेय, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लोकायतन के नहीं, अज्ञेय नहीं होंगे, सुमित्रा नंदन पंत होंगे, माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत लगा दिया, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है। साम्यवादी विचारधारा किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये प्रगतिवादी युग की हो जाएगी आपकी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता के कवि नहीं है? तो त्रिलोचन नहीं है, दुष्यंत कुमार भी हैं, सोम ठाकुर भी हैं, जगदीश चंद्र गुप्त भी हैं। 125 प्रश्न नंबर, नई कविता युग के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। मधुशाला के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। ठीक है। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम फुलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप और इनकी जीवनी भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी कविता के छंदों की पाराद में मुक्त कराने वाले थे कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रोटी और संसद की किसकी रचना है? तो रोटी और संसद जो है ये आपकी सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। किनकी? सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 130 बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट पड़ाव हमारा क्या है? महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय। तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कवि हैं, अब हम उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कौन है। देखिए, सबसे पहले हैं आपके सूरदास जी। नाम है इनका सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रूनकता, रनकता, इसको रूनकता पढ़ना, अब गलत लिखा गया है इसमें, रूनकता। ठीक है। ग्राम, मृत्यु 1583 ईस्वी, मृत्यु का स्थान था परसौली ग्राम। पिता का नाम था पंडित रामदास, गुरु थे इनके आचार्य वल्लभाचार्य, और ये कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि थे। अगर ब्राह्म रूप की बात करें तो सगुण धारा के हैं ये। निवास स्थान का श्रीनाथ मंदिर। और इनकी काव्य कृति की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, काव्य कृति में आपको बेटा बार बार कह रही हूँ, अच्छे से कर लेना आप काव्य कृतियां, तो सभी के याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। सुरसागर सुरसरावली साहित्य लहरी, साहित्य में योगदान, कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। अब इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो मध्यकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सोही नाम स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से दृष्टिहीन थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कि विद्वानों में मतभेद है कि वो जन्म से अंधे थे या नहीं थे। आगे पढ़ते हैं। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया, वैसा वर्णन कोई जन्मांत व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में दृष्टिहीन हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं।
मतलब कि जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो जन्म से अंधा व्यक्ति इस तरह का वर्णन नहीं कर सकता है। तो संभावना है कि हो सकता है वो बाद में अंधे हुए हों। ठीक है। सूरदास जी एक वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। देखिए इतने इनसे प्रभावित हुए कि उन्होंने क्या किया, वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भारी सौंप दिया कि अभी अब तुम ही इसका जो है कीर्तन यहाँ पे तुम ही करोगे, ये कार्यभार तुम्हारा है, तुम ही संभालोगे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इनके साहित्य परिचय के विषय में। साहित्य परिचय में क्या है इनका कि सूरदास जी में महान काव्य प्रतिभा थी। कृष्ण भक्ति को ही आधार मानकर इन्होंने श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप के प्रति सगुण भाव की भक्ति का निरूपण किया। अब इनकी रचनाएं की बात करें तो सूरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आती है सूरसागर। ये है एक गीति काव्य है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्भव गोपी संवाद का बड़ा सरस वर्णन है। सूर सारावली ये ग्रंथ सूरसागर का सारभाग है। इसमें 1107 पद हैं। फिर आपकी आती है साहित्य लहरी। ये ग्रंथ 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई देती है। भाषा शैली की अगर बात की जाए इनकी, तो सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया तथा इसके बाद सभी पद गीतात्मक हैं। इन्होंने मुक्तक और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में स्थान की बात की जाए तो हिंदी साहित्य में सूरदास जी देदीप्रियान सूर्य हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी सूरदास का की जीवनी। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि के बारे में। तो अगले महत्वपूर्ण कवि हमारे कौन हैं? वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न आपका यहाँ से आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। गोस्वामी तुलसीदास का सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लें। एक मिनट। जीवन परिचय। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं वरन संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। 1554 बिसे कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ठीक है, 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। आगे पढ़ते हैं इनके विषय में। तुलसीदास जी सरयू पारणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य के प्रति ये अत्यंत आसक्त थे।
एक दिन उनकी पत्नी उन्हें बिन बताए अपने मायके चली गई। घर आते ही तुलसीदास जी घरघोर रात्रि व बारिश में ही उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गए। उनके इस व्यवहार से उनकी पत्नी रत्नावली नाराज हो गई और उन्हें फटकारते हुए बोली, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से सो कहे भव भीति। ठीक है। तो पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया गया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दासी भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्हें इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। ये प्रश्न बन सकता है, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास ने की है। ठीक है। तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के विषय में। तुलसीदास जी एक महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। ये एक अद्वितीय ग्रंथ थे। इसमें तुलसीदास जी ने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव और विभिन्न संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में दोहा चौपाई कवित्त सवैया पद आदि काव्य शैलियों में काव्य रचना की है। तुलसीदास जी ने सभी अलंकारों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावपूर्ण बना दिया है। अब इनकी कृतियों रचनाओं की बात करते हैं। तो महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित है। रामलला नछू गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। ये इनकी प्रारंभिक रचना है। वैराग्य संदीपनी इनके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण, दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। फिर है इसका रामज्ञा प्रश्न। इस ग्रंथ में 7 सर्ग हैं जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। ठीक है। जानकी मंगल, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगल में विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। रामचरितमानस, इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। गे पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। यहाँ से बन सकता है तुलसीदास के किस ग्रंथ में संगीतात्मकता का वर्णन है, तो वो पार्वती मंगल है। गीतावली, इसमें 230 पद हैं जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। ये पद 7 खंडों में विभक्त है। विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना। इसमें तुलसी भक्ति और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। फिर है आपका गीतावली, इसमें 61 पदों में श्री कृष्ण के मनोहरी रूप का वर्णन है। भरवे रामायण, ये तुलसीदास की स्फुट रचना है जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में है। भरवे छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है दोहावली। दोहावली इस संग्रह ग्रंथ में दोहा शैली नीति भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। और लास्ट में है इनका कवितावली। इस कृति में कवित और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। ये ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। अगली जो हम जीवन परिचय पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिहारी लाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इनका सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देखते हैं हम। नाम हो जाएगा इनका बिहारी लाल। जन्म 1595 ईस्वी। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव। मृत्यु इनकी 1663 ईस्वी। पिता का नाम केशव राय चौबे। शिक्षा इनकी ग्वालियर में काव्य शास्त्र की शिक्षा की थी इन्होंने। आश्रय की बात अगर हम करें इनकी तो राजा जयसिंह का दरबार। रचना है इनकी बिहारी सतसई। रचना का विषय है इनका श्रृंगार भक्ति नीतिपरक दोहे। शैली इनकी मुक्तक है, समाज शैली है और उपलब्धि गागर में सागर भरने की प्रतिभा।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। गागर में सागर बनने की प्रतिभा के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी लाल। अब बिहारी लाल का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। ठीक है। बिहारी जी ने हिंदी साहित्य को काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जयसिंह नई रानी के प्रेमवश होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा जो इस प्रकार है। देखिए कौन सा दोहा था? वो था, नहीं परागु नहीं मधुर, मधु नाही बकासु इति काल, अली कली ही सौ बिंदो, आगे कौन हवाला। आगे पढ़ते हैं। जिससे प्रभावित होकर इन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में रस सिद्धि कवित पंचतत्व में विलीन हो गए। अब इनके साहित्य परिचय की बात करें तो हम आइए देखते हैं। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की जो कि विभिन्न विषयों पर भावों पर आधारित है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिषी, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद आदि विषयों पर दोहों की रचना की है। बिहारी जी के दोहों में नायिका भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्ति देखने को मिलती हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। अब इनकी कृतियों की बात अगर हम करें तो बिहारी सस्सई मुक्तक शैली में रचित बिहारी की एकमात्र कृति है जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सस्सई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। किसको गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है? तो बिहारी सस्सई को दी जाती है। जी हाँ। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत। इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत मूल नाम था इनका गोसाई दत्त। मूल नाम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो सुमित्रा नंदन का अगर असली नाम की बात करें तो गोसाई दत्त था। जन्म था इनका 20 मई 1900। जन्म स्थान कौसानी ग्राम। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी से की। उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद से। भाषा का ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। उपलब्धियां अगर इनकी बात की जाए तो वर्ष 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। काव्य धारा ये छायावादी काव्य धारा के हैं। गीतात्मक शैली है इनकी। साहित्य में योगदान की बात की जाए तो काव्य में प्रकृति के कोमल भाव तथा मानवीय भावों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन में ये अद्वितीय हैं। अब इनके जीवन परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गईं। अतः इनका लालन पालन पिता एवं दादी ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहाँ से आरंभ होता है। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित इनकी रचना ने काव्य रसिकों के हृदय में अपनी जगह बना ली। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। माफ कीजिएगा, 28 दिसंबर 1977। ठीक है, 1977। अब इनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं।
सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्प आयु से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। देख लीजिए, 7 वर्ष की आयु में लिखना शुरू कर रहा है। कितना टैलेंटेड कवि हैं ये। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इलाहाबाद के मेयर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और अधिक विकसित हो गई। इन्हें कला और बूढ़ा चांद का साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इनकी कृतियों की बात करते हैं। तो इनकी कृतियां हैं, पंत जी की कृतियां निम्नलिखित हैं: काव्य, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन और चिदम्बरा। नाटक इनका है रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं पल्लविनी, अतिमा, युगपत, रीता, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद काफी बार पूछा गया है। शिल्पी और स्वर्ण धूलि, ये रचनाएं एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमारे अगले जो कवि हैं वो हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड मैंने कवि जो हैं पद से निकाले हैं आपके काव्य से। तो आप इनको बहुत अच्छे से बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, आपको इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, संक्षिप्त परिचय देखते हैं इनका। नाम माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान वाबई मध्य प्रदेश, मृत्यु 30 जनवरी 1968। पिता का नाम था इनका नंदलाल चतुर्वेदी। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो आइए देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषा का अध्ययन किया। कृतियां इनकी युगचरण, समर्पण, हिम कृतनी आदि। हिम कृतनी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का अब जीवन परिचय पढ़ते हैं इनका। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को ही अपना परम लक्ष्य मान लेने वाले तथा क्रांति के अमर गायक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल त्रिवेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद इन्होंने खंडवा में कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। 1913 में ये प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। चतुर्वेदी जी ने कई बार राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया, इससे इन्हें अनेक बार जेल की यात्राएं करनी पड़ी। वर्ष 1943 में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की गई। 80 वर्ष की आयु में महान साहित्यकार का निधन 30 जनवरी 1968 को हो गया। अब इनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। तो देशभक्ति से अपना साहित्य जीवन शुरू करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में देश प्रेम की ज्वाला सशक्त रूप में विद्वान थी। चतुर्वेदी जी आजीवन देश प्रेम और राष्ट्रीय कल्याण के गीत गाते रहे। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले इनके काव्यों में त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव समाये हुए हैं। रचनाएं चतुर्वेदी जी की कृतियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो युगचरण, समर्पण, हिमकृतनी, माता, वेणु, वेणु लो गूंजे धरा। कहानी संग्रह है इनका अमीर इरादे गरीब इरादे। निबंध संग्रह है इनका साहित्य देवता और नाट्य रचना है इनका कृष्ण अर्जुन युद्ध। इनकी हिम तरंगिणी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है, इसीलिए ये माय डियर हिमतरंगिणी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, हिमतरंगिणी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवियत्री हैं हमारी महादेवी वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप वीआईपी में लगाइएगा और बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संक्षिप्त परिचय में आ गए। नाम इनका महादेवी वर्मा, जन्म 1907, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 में हुई थी। माता का नाम श्रीमती हेमरानी, पिता का नाम श्री गोविंद साहेब वर्मा। प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर से हुई है और उच्च शिक्षा इन्होंने प्रयाग से प्राप्त की है। उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो महिला विद्यापीठ की प्राचार्य, पद्म भूषण पुरस्कार,
शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से ये क्या है, सम्मानित हैं। कृतियों की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत और दीपशिखा। और साहित्य में योगदान की बात करें तो साहित्य में अलंकार विधान, छायावादी कविता के रूप में गीतात्मक भावपरक शैली का प्रयोग महादेवी वर्मा जी की देन है। ठीक है। महादेवी जी साहित्य चित्रकला में रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार तथा इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अमूल्य मानी जाती है। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 11 सितंबर 1987 को ये महान कवयित्री पंचतत्व में विलीन हुई, यानी कि 1987 में इनका देहांत हो गया। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है इनकी, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। महादेवी ने पद एवं गद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई है। इनकी निम्नलिखित कृतियां हैं। सबसे पहले है इनकी निहार। ठीक है। निहार ये महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इनके इस काव्य में 47 भावात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर मुखर हुआ है। रश्मि इस काव्य संग्रह में आत्म परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित हैं। नीरजा इस संकलन में 58 गीत संकलित हैं, जिसमें से अधिकांश विरह वेदना से परिपूर्ण है। कुछ गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रण अंकित किया गया है। सांध्या गीत 58 गीतों के इस संग्रह में परमात्मा से मिलन का चित्रण किया गया है। दीपशिखा की बात करें तो दीपशिखा इसमें रहस्य भावना प्रधान 51 गीतों को संग्रहित किया गया है। अन्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पद के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, अन्य निबंध संकलित मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि प्रसिद्ध गद्य रचनाएं। इनके अतिरिक्त सप्तवर्णा, यामिनी, संधिनी आदि गीतों का समूह प्रकाशित हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने पद्य से आपके 130 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े हैं और कुछ महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय पढ़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके जो कल का पेपर है आपका 18 फरवरी 2026 का, उसमें आपको हमारे पढ़ाए हुए में से आपको 100% प्रश्न मिलेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप जो है अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप पेपर करके आए और कल अपने पेपर देने के बाद आप हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पेपर के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।